ये जो क्लास बेसिकली आज की जो हमारी है, ये क्लास तो यूजीसी नेट की है। हालांकि सफाई इटावा मेडिकल सोशल वर्क का अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम डेट आ गया है 6 फरवरी 2024 को, है ना। सफाई इटावा मेडिकल सोशल वर्क का जो यूपी यूएमएस यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की वैकेंसी निकाली गई थी, इनमें इसका जो है एग्ज़ाम डेट आ गई है 6 फरवरी 2024 को। सिलेबस ये दिया गया है। देखिए, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यानी समाज कार्य की प्रकृति क्या है और सोशल वर्क होता क्या है। ठीक है, यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों से, है ना। समाज कार्य के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूँ तो 10 क्वेश्चंस इस पॉइंट से बनाए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा केवल ये कि समाज कार्य का मीनिंग बताइए, समाज कार्य का उद्देश्य क्या है, समाज कार्य का लक्ष्य क्या है। समाज कार्य की परिभाषाओं से भी सवाल पूछ सकता है। समाज कार्य के अंतर्गत आप लोगों से अगर हम बात करें तो मेथड्स कौन कौन से हैं वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी में सामाजिक परिवर्तन भी इन्वॉल्व रहेगा। बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, वृद्ध व्यक्तियों को लेकर भी प्रक्रियाएं जो रहेंगी वो भी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो समाज कार्य अभ्यास के दौरान में जो सिद्धांत है वो किस विधि के माध्यम से, जो साक्ष्य के द्वारा समर्पित माना जाता है, वो क्या विधि हो सकती है, क्या मेथड हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना आप लोगों को कि समाज कार्य की परिभाषा, समाज कार्य की विधि, समाज कार्य की लक्ष्य, उसकी प्रकृति, उसके विशेषता, उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांत, ये सोशल वर्क में आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये पहला पॉइंट है। इससे लगभग 10 क्वेश्चंस प्लस ही हो सकते हैं पहले यूनिट से। दूसरा, समाजशास्त्र के कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं बातचीत कर चुका हूँ आप लोगों से। मेन चीज़ें जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में, इमिल दुर्खिम के बारे में, मेलिनोवस्की के बारे में, अगस्त काम्टे के बारे में। ठीक है, इनके स्टेटमेंट आपको पढ़ने होंगे। इनके द्वारा क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, इनसे सवाल हमसे पूछा जाता है। कोजर संघर्ष का सिद्धांत दिया था। उत्तर आधुनिकतावाद में अगर हम बात करते हैं तो इस शब्द का उपयोग लेस्सी फिल्डर ने किया था। उत्तर आधुनिकतावाद, लेस्सी फिल्डर का भी नाम आप लोगों से प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को यूनिट के क्रम में, या आपको अगर मैं ये कहूँ कि पॉइंट के रूप में, जैसे विद्वानों के नाम के साथ जीएस घुरई, श्रीनिवासन, है ना, और विद्वान हैं, उन विद्वानों के मैंने पीडीएफ आपके ग्रुप में डाला है। उन पीडीएफ को जरूर पढ़ें, उनकी अवधारणा को ध्यान में रखें, क्योंकि अवधारणाओं से, किताबों से ही सवाल पूछे जाएंगे, उसकी डीप में जाएगा नहीं सवाल है ना। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना। अभी हम 8:30 बजे आप लोगों से बातचीत भी करेंगे। कल का टॉपिक हमारा था सोशल एक्शन, उसी से संबंध में कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर पूछे जाते हैं तो। उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात है। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि मानव व्यवहार को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, है ना। मानव व्यवहार के साथ साथ जो सामाजिक वातावरण है उससे सवाल हम लोगों की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि मानव व्यवहार और सामाजिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत स्टेट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक के संबंध में क्या स्थिति है ये। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो सोशल वर्क के इंडिविजुअल, ग्रुप वर्क, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कम्युनिटी वर्क भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। कम्युनिटी वर्क और क्वांटिटिव, यानी रिसर्च में आपका क्वांटिटिव अप्रोच पूछा जाएगा। क्वांटिटिव अप्रोच, ठीक है। एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटिव मात्रात्मक उपागम होता है, और एक क्वालिटेटिव जो गुण पर आधारित होता है, गुण और विशेषता पर। ठीक है, तो केस वर्क के संबंध में आप कैसे काम करेंगे समाज में, है ना, वह इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। ग्रुप वर्क के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आप कार्य करेंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कम्युनिटी वर्क के साथ अगर आप काम करते हैं तो किस तरीके से आप व्यवहार करेंगे। डेटा आपको कैसे कलेक्ट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। हालांकि इन पर भी मैं बातचीत कर चुका हूँ। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, और रिसर्च में भी आप लोगों को वो चीज़ें बता चुका हूँ कि संख्यात्मक प्रक्रिया पर टोटली ये बेस्ड होता है ना। कल की टॉपिक में हम लोगों ने सोशल एक्शन पर बात किया था। सोशल मोमेंट भी मैंने आप लोगों को बताया है। सोशल मोमेंट के अंतर्गत जैसे सामाजिक धार्मिक के आधार पे
कौन कौन से संस्था थी, उसके संस्थापक कौन कौन से व्यक्ति हैं, जैसे ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन राय का नाम आ जाता है, आर्य समाज को लेकर बातचीत कर लेती है, ठीक है। तो इनको लेकर जो है एग्ज़ाम में आप पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ व्यावसायिक समाज कार्य क्या है, मैंने प्रोफेशनल सोशल वर्क के बारे में भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये टॉपिक से भी आप लोगों से सवाल बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसकी जो PDF है और जो वीडियो का लिंक है वो आप सभी को मिलेगा जो है टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम पर आप लोग इसे जो है जैसे एक वीडियो आप प्ले करेंगे तो उसमें शुरुआत में मैं टॉपिक बोल देता हूँ कि आज की हमारी ये टॉपिक है, उसी टॉपिक के आधार पे आप लोग जो है थोड़ी सी वीडियो की स्पीड तेज कर लीजिए और वहाँ पर आप देखते जाइए और सुनते जाइए ध्यानपूर्वक, और फिर उसकी PDF जो है वहाँ पर ग्रुप में है, आप वहाँ से सीन कर सकते हैं, थोड़ी सी अगर डीप में पढ़ना है तो आपको। रिसर्च इन सोशल वर्क में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव अप्रोच की बात किया है। अब इस रिसर्च इन सोशल वर्क में आपको सैम्पलिंग भी है, हाइपोथेसिस भी है, वेरिएबल भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उसके टाइप कौन कौन से होते हैं ये भी शामिल किया गया है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको इस 5th यूनिट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ ये भी हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ वेलफेयर। हालांकि मैंने यहाँ पे अगर हम बात करें हमारा अगला टॉपिक यही होगा, एग्ज़ाम होते होते जो समाज कल्याण प्रशासन है ये आपका फिनिश हो जाएगा। मैं पूरी यूनिट फिनिश कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है, 10 दिन में। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है ये, तो ये आपको मिल जाएगा, इसको भी पढ़ाना है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये करवाऊँगा। साथ ही अगर हम बात करें सोशल जस्टिस के बारे में, इसका तो टॉपिक मैंने करवा दिया है, फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल जरूर करवाऊंगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इसकी PDF और वीडियो का लिंक अगर आपके ग्रुप में गया है तो ठीक है, नहीं गया है तो आज मैं आप देख कर आप लोगों को ये PDF और वीडियो का लिंक आप लोगों को ये डाल दूंगा। सामाजिक न्याय है ये, सामाजिक न्याय के संबंध में है, ठीक है। सोशल डिजास्टर मैनेजमेंट ये UGC नेट का एक प्रकार से आप कह लीजिए कि सिलेबस है, मैंने UGC नेट में करवा रखा है और पूरी कोशिश करूंगा। ये लगभग मेरे समझ से 2 दिन की क्लास है ये, डिजास्टर मैनेजमेंट 2 दिन में आपकी ये फिनिश हो जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग है, तो यानी आप अगर हम बात करें काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग थ्योरी है और एंड प्रैक्टिस, इसके साथ किस तरीके से कार्य करेंगे काउंसलिंग को लेकर, ये भी आपकी बाकी है, ये भी मैं करवा दूंगा। HIV एड्स की बात करें, ये भी आपका बाकी है, HIV एड्स इन सोशल वर्क प्रैक्टिस में। तो आप कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि जो 4 टॉपिक हैं ये आपके बचे पड़े हैं और ये आपको ईजिली कवर करा दूंगा। उसमें जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट में, तो कुछ हॉस्पिटल्स के नाम आएंगे, ह्यूमन राइट्स आएगा, सोशल वर्क प्रैक्टिस आएगा, सोशल वर्क प्रैक्टिस इन मेंटल हेल्थ आएगा। और मैं आज आप लोगों को जो भी टेलीग्राम पर वीडियो का लिंक दूंगा, ठीक है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगा कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपके DSSB में, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसकी PDF भी है ना, तो ये DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और UP/UMS के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी आपको एक साइड से क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी देखना है। कल संडे है, कल क्लास रहेगी आप सभी के। मंडे जो है देखो, जैसे अगर मैंने बताया कि आज मैंने आवश्यकता ऑफ करने के लिए बोला था, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई, काम हालांकि हो गया, तो मंडे को भी मुझे वहीं जाना है और जैसे ही लगेगा तो मैं आप लोगों की मंडे की भी क्लास लूँगा, ठीक है। तो ये मान चलिए कि 99% मंडे की क्लास होगी, केवल 1% क्लास नहीं के रूप में है, तो आप समझ सकते हो कि क्लास होगी, है ना। तो 99% चांस है क्लास होगी मंडे के दिन भी। तो क्लासेस अब पर डे चलेंगी, आप सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन करिएगा। और संडे वाली क्लास जो है टोटली बेस्ड रहेगी आपकी मेडिकल सोशल वर्क पर, ठीक है। तीनों क्लासेस रहेंगी, तीनों टोटली बेस्ड रहेंगी मेडिकल सोशल वर्क पर डे क्लासेस लीजिए। और सभी लोग जो है क्लासेस के साथ साथ PDF को भी ध्यान रखिए और नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ जो मेन चीज़ें रहें उसको आप लोग नोट भी करते रहेंगे अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो ये सिलेबस है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन आप लोग बराबर पढ़ते रहेंगे तो आप उन चीज़ों को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षाओं में भी सरल सरल प्रश्न आते हैं, फैक्ट वाले आएंगे, अप्लाइड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी मेडिकल सोशल वर्क में अप्लाइड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का मैं अगर आपसे बात करूं, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। ओके, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? नहीं ठीक है आप एक बार लेफ्ट हो जाओ। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कहीं उनका। हाँ। ठीक है, ठीक। अगर किसी के यहाँ से मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही तो एक बार प्लीज़ आप लेफ्ट होकर दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, है ना।
तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, मैंने कहा था कि जनवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम होने की बताई जा रही थी, है ना। और बेसिकली अभी तक ऐसा कोई अपडेट वगैरह नहीं हम लोगों को देखने को मिला है। जो उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर मेडिकल कॉलेजेस और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जो वैकेंसी निकाली गई थी उत्तराखंड में, उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। फिर भी आप लोग अपने साइट को अपडेट देखते रहिएगा। जैसे मुझे कुछ अपडेट इसका मिलेगा तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। कभी भी इसका एग्ज़ाम की डेट आ सकती है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की, तो अभी नहीं आई है। इसलिए उत्तराखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं तो क्लासेस इस समय पर डे उसको क्लासेस लें। तो मैं सोच रहा हूँ संडे की जो क्लास होगी, यानी कल जो क्लास होगी, वो क्लास बेसिकली उत्तराखंड की और एमपी यानी मध्य प्रदेश की दो जो है लास्ट टाइम में मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हुआ था, इन क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि टोटली फैक्ट पर है ना। तो आप इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे ही ये पेपर समाप्त होगा उसके बाद हम एम्स मेडिकल सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और फिर पीएचडी मेडिकल सोशल वर्क का जो पेपर हुआ था रिसर्च में, वो भी सॉल्व करवाएंगे। इन 4 पेपर को ध्यान में रखिएगा। बाकी अलग से जो आपकी 1 बजे क्लास चलती है प्रैक्टिस वाली, कभी कभी आजकल मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उस पर, तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर ज्वाइन सभी लोग। टोटली सोशल वर्क पर ये क्लासेस जो है बेस्ड रहेंगी, ठीक है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो ना ही आप कोई चीज़ याद कर पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे, और टोटली बेकार हो जाएगा, है ना। तो सोशल वर्क केवल समझ बूझ कर ही पेपर देने वाला पेपर होता है। ये समझ कर आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे, और ये तब हो पाएगा जब उन चीज़ों को आप सुने रहेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी ये टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा जो है बाल विकास का है। मैंने आप लोगों से कल भी बात किया था बाल विकास के बारे में, और बाल विकास के अंतर्गत आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो एक इंडेक्स से मैंने आप लोगों से रूबरू करवाया हूँ। और ये इंडेक्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और ये इंडेक्स के संबंध में चाहे वो यूपी यूएमएस का हो या DSSB का हो या यूजीसी नेट का हो, तो उनमें भी आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स, उम्मीद है कि आप सभी को मालूम होगा ये क्या है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 की लिस्ट में जारी हुई थी, और इस लिस्ट में भारत को ना सिर्फ 125 देशों में से बल्कि 111वां स्थान मिला है। 125 देशों में से भारत को 111वां स्थान मिला है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी सवाल आता है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 111, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 2024 में पूछा जाएगा तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट बेसिकली गुरुवार को जारी की गई थी, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ 2023 की, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा भाई कौन सी तारीख को जमा किया या कौन सा दिन था, ये सब नहीं आने वाला है। हंगर इंडेक्स में बेसिकली अगर हम बात करें तो रैंक को आप जरूर ध्यान रखें। जैसे आपका पड़ोसी एक देश है पाकिस्तान, उसका रैंकिंग याद रखें, हो सकता है इससे पूछ ले, 102 है। बांग्लादेश का याद रखें आप लोग 81, नेपाल का याद रखें आप 69, श्रीलंका का याद रखें आप 60। इतना काफ़ी है आप लोगों को। और सबसे ज़्यादा अगर आप याद रखना है तो याद रखें भारत का 111वां स्थान। वैश्विक भुखमरी सूचकांक बोला जाता है इसको, इसी को ग्लोबल हैंगर इंडेक्स कहते हैं। ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद देखिए 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बच्चों की कमजोरी की दर जो थी वो 18.7% दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये कमजोरी की बात है भारत में, बात को समझिएगा, यही पॉइंट होते हैं नोट करने के लिए कि भारत में बच्चों की कमजोरी की जो दर है वो 18.7% है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। या अति कुपोषण को दर्शाती है, अति कुपोषण को दर्शाती है। भारत में अल्प पोषण की दर, ध्यान रखिएगा, अति कुपोषण की अगर प्रतिशतता के रूप में दर्शाता है जहाँ बच्चों की कमजोरी की दर, तो वो 18.7%। और भारत में जब अल्प पोषण की बात होता है तो उसकी दर आप ध्यान रखेंगे सभी लोग 16.6%। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो 3.1% है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष की उम्र की महिलाओं
में एनीमिया, ध्यान रखिएगा, एनीमिया एक बीमारी है जो 15 से 24 वर्ष की उम्र की महिलाओं में पाई जाती है और बताया गया है 58.1%। ठीक है, जानते हैं आप एनीमिया बीमारी के बारे में? मेडिकल सोशल सर खून की कमी। खून की कमी शरीर में। यस सर, खून की कमी। बिल्कुल, किसी बच्चे ने यहाँ पे एनीमिया बीमारी में खून की कमी बताया है और बिल्कुल ये करेक्ट बात है। जब खून में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं यानी सेल होते हैं वो कम होने की स्थिति में अमेनिया होता है और अमेनिया को ही रक्त अल्पता कहते हैं। तो परीक्षा में इससे भी सवाल बनता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड में 2-3 पॉइंट है। एक बच्चों की कमजोरी की दर है और जहाँ पे अति कुपोषण दर्शाया, दूसरा अल्प पोषण से संबंधित है जहाँ पे 16.6 दर्शाया। ठीक है, बच्चों की मृत्यु दर दर्शाई 3.1 दर्शाया। एनीमिया रक्त अल्पता है, ये आपको महिलाओं में 15 से 24 वर्ष की उम्र के बच्चों में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनीमिया। अरे अल्प पोषण जी, अल्प पोषण क्या है? अल्प पोषण स्वस्थ जो है भोजन ना मिलना, स्वस्थ भोजन ना मिलना। ठीक है, अल्प पोषण, थोड़ा सा भोजन जो है इसको देना, तो ये अल्प किसके पोषण को दर्शाता है। अरे किसके संदर्भ? अल्प पोषण का मतलब है सर जैसे ऊर्जा हो गया, म्यूट रहे म्यूट कर दो। एक बार आप, जब आपके यहाँ से, मैंने कई बार बोला है कि आपके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आती है, प्लीज़ आप म्यूट रख रहे, आप बोलकर तुरंत म्यूट हो जाइए। सुनिए, अल्प पोषण का मीनिंग आप पूछ रहे हैं। अल्प पोषण किसी व्यक्ति की अच्छी सेहत बनाए रखने की ज़रूरत को पूरा करने की जो ऊर्जा होती है, जो पोषक तत्व होते हैं, वो अपर्याप्त सेवन को दर्शाता है। जैसे वो प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, है ना, वो उसको सही रूप में नहीं मिल पाता है, तो अल्प पोषण उसी को दर्शाता है। भोजन ना की प्रक्रिया में जहाँ जिसमें ऊर्जा ना हो, प्रोटीन ना हो, विटामिन ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्प पोषण, उसी को। अब देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसके स्कोर में कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। हर देश का GHI स्कोर जो है 3 डायमेंशन की 4 पैमानों पर कैलकुलेट किया जाता है। 3 डायमेंशन अंडर, अगर हम बात करते हैं तो रिस्पेक्ट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में 2 कैटेगरीज है, एक है चाइल्ड वेस्टिंग और एक है चाइल्ड स्टैंडिंग। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट शब्द है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसकी गणना भूख की गंभीरता को दर्शाती है ना, भूख की गणना को दर्शाती है। 100 सबसे खराब स्कोर को दर्शाता है, 100 सबसे खराब, जितना कम रहेगा उतना बेटर चीज़ों को ये दर्शाता है ग्लोबल हंगर। अब जैसे इसमें कुछ कुछ बातें हैं, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। शिशु मृत्यु दर, जिसे आपने चाइल्ड मोर्टेलिटी एक नाम लिया, ये अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले शिशुओं की हिस्सेदारी या अपर्याप्त पोषण या अस्वास्थ्यकर या अस्वास्थ्यकर वातावरण की गंभीर स्थिरता को दर्शा देता है। ये के डायमेंशन लिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग शब्द के बारे में, ये देखिए शब्द चाइल्ड वेस्टिंग शब्द 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी जिनका वजन या उनकी लंबाई के अनुसार कम होती है, उन्हें गंभीर कुपोषण को दर्शाता है, उसको चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। चाइल्ड स्टैंडिंग की बात करते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसके हिस्सेदारी में उसकी उम्र के अनुसार कम होता है, उसको दीर्घकालिक कुपोषण कहते हैं, है ना। बच्चों की संबंधित जो आंकड़े की हिस्सेदारी होती है उनकी उम्र के अनुसार कम होता है, तो उसको चाइल्ड स्टैंडिंग कहते हैं। और एक अगर हम बात करें तो जो 4 संकेतक शब्द यहाँ पे जो 4 पैमाना मेंशन किया है, जो 4 पैमाना मेंशन किया है उसमें एक पैमाना अल्प पोषण आता है। अल्प पोषण अभी भी आपको बताया मैंने कि जनसंख्या का वह हिस्सा आप कह सकते हो जिसका कैलोरी सेवन क्या है, अपर्याप्त है, जिसका कैलोरी सेवन क्या है, अपर्याप्त है, उसी को बेसिकली ये दर्शाता है ना।
तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक याद रखिएगा आप सभी लोग, अल्प पोषण, दूसरा चाइल्ड स्टैंडिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा शिशु मृत्यु दर। ये शब्द आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन शब्दों के बारे में, ठीक है। उसके बाद सर एक बार और के लिए, सर एक बार और बता देंगे, एक बार और प्लीज। बिल्कुल, ये जैसे मैंने कहा हाँ प्लीज। कि यहाँ सुन लीजिए, मैंने ध्यान दीजिए सभी लोग। मैंने एक शब्द आप सभी से बोला, अल्प पोषण। उम्मीद है सभी को मालूम है अल्प पोषण जनसंख्या का वह जी सर। है जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त हो। कीवर्ड लिख रहा हूँ, कीवर्ड को ध्यान रखें। कैलोरी सेवन क्या हो? अपर्याप्त हो, ठीक है। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग भी बोला जाता है इसको। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चों के संबंध में जैसे कोई डेटा की हिस्सेदारी उसकी उम्र के अनुसार कम हो। कोई डेटा अगर आप ले रहे हो तो उसकी उम्र से कम हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ चाइल्ड स्टैटिंग शब्द को रिलेट कराता है और इसे ही कहा गया है दीर्घकालिक कुपोषण। कालिक कुपोषण। एक शब्द मैंने आपको मेंशन किया है, चाइल्ड वेस्टिंग, है ना, चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें बेसिकली 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी जिसका वजन और उसकी लंबाई के अनुसार कम हो, यानी वजन और लंबाई के अनुसार क्या हो? कम हो, और इसे गंभीर कुपोषण दर्शाया गया है। इसी को गंभीर कुपोषण दर्शाया गया है। और एक है शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की जो हिस्सेदारी होती है, अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की हिस्सेदारी या अपर्याप्त पोषण या अस्वास्थ्यकर वातावरण की गंभीर स्थिति को दर्शाती है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो ये मतलब यही ना सर कि 5 साल से पहले जी इसकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं इनको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में, ठीक है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत भी इन चीज़ों को, अल्प पोषण या बच्चों का बौनापन और दुबलापन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रखा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत बेसिकली 3 पॉइंट आते हैं, मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा इस जगह पर भी। SDG 2.1 एक होता है, SDG 2.2 होता है एंड SDG 2.3 होता है। ये 3 बातें हैं, तीनों में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे ये जो आप संरेखण शब्द देख रहे हैं, इसको संरेखण कहा जाता है। 2.1 को, 2.2 को, 2.3 को, इनको बोला जाता है संरेखण। ये जो शब्द आप देख रहे हैं 2.1 जो संकेत करता है अल्प पोषण को, अल्प पोषण को कहता है कि जो सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच को सुनिश्चित पर केंद्रित होगा, ये 2.1 होगा। 2.2 बच्चों के बौनापन और दुबलापन की जो दर है, जिसका लक्ष्य सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त कर देना है। 2.2 में कहा सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त कर देना है, और शिशु मृत्यु दर को कम करना है 2.3 में लक्ष्य रखकर। तो ये तीनों बातें हैं, शिशु मृत्यु दर को कम करना 2.3 है, कुपोषण को समाप्त करना 2.2 है, अल्प पोषण को
जो एरिया, जो क्षेत्र प्रभावित है, वहाँ सुरक्षित और पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुँच बनानी है, वो 2.1 है। तो ये भी सवाल कभी कभी हमारे परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक नाम आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मैं साइड में लिखूँगा, वो नाम होगा, आपने नाम सुना होगा, वेल्थुंगर हिल्फे का नाम। जर्मनी में एक निजी सहायता संगठन है ये। कहाँ पर है ये संगठन? जर्मनी में है, ठीक है। इसकी स्थापना सन 1965 में फ्रीडम फ्रॉम हैंगर कैपेन के जर्मन खंड के रूप में की गई थी। यानी टोटली हैंगर को लेकर, भूखमरी को लेकर उस पर डेटा या सारी चीज़ों को विस्तृत जानकारी, या सबसे गरीब देशों में गरीबी और पीड़ा से निपटने के लिए जो समर्पित था, उस प्रक्रिया में वेल्थुंगर हिल्पे जर्मनी का एक संगठन था, उसी के माध्यम से किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए, एक एक शब्द के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर रखा है। अंडर, अगर हम बात करते हैं रिसमेंट का, तो अंडर रिसमेंट यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए ज़रूरी जो कैलोरी होती है वो नहीं मिल पाता है, हम उसे क्या बोलते हैं? अल्पपोषण बोलते हैं। वही चीज़ें हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी हमने अभी बताया आप लोगों को, इसका मतलब कि हर 1000 जन्म पर ऐसे बच्चों की संख्या जिसकी मौत जन्म के 5 साल की उम्र के भीतर हो जाए, यानी 5वें जन्मदिन मैंने अभी आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, सभी लोग। 2 कैटेगरीज इसमें बताई गई, चाइल्ड वेस्टिंग शब्द को लेकर, चाइल्ड स्टैंडिंग शब्द को लेकर। चाइल्ड जो वेस्टिंग शब्द था, यानी बच्चे की अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमज़ोर होना दर्शाता है। मैंने कहा 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन और कद के हिसाब से कम होता है ना। अभी भी ये सारी चीज़ें मैंने बताया है अपने शब्दों में। चाइल्ड स्टैंडिंग शब्द का मतलब ऐसे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो, यानी उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट ना बढ़ी हो। हाइट का सीधा सीधा संबंध पोषण से होता है ना। तो जिस समाज में लंबे समय तक बच्चों पे या बच्चों में पोषण कम होता है, तो बच्चों में जो है स्टैंडिंग की परेशानी होती है। तो वही प्रक्रियाएं हैं, जैसे चाइल्ड वेस्टिंग शब्द जो दर्शाता है, तो वो गंभीर कुपोषण को, दीर्घकालिक कुपोषण दर्शाता है चाइल्ड स्टैटिंग को, ठीक है। तो ये शब्द भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और इन तीनों आयामों को 100 पॉइंट्स के स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाता है, और इस स्कोर में अंडर रिसमेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन तीनों का 1/3 हिस्सा होता है। स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है, वहीं 100 सबसे बुरा होता है। यह एक मानक है, इस तरीके की चीज़ों को दर्शाया गया है। कम वाले स्कोर जो है बेटर माना जाता है, अधिक वाले बेटर नहीं माने जाते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य एक सर्वे हुआ था 2019 और 21 में। भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, तो उसमें बच्चों को लेकर बात किया गया कि जो बौनापन है वो लगभग 35% है, 35.5% है, ये दर्शाया गया। भारत में अल्प पोषण की जो व्यापकता है, अभी भी आपने ऊपर नोट भी किया था, 16.6% था। 2023 की रिपोर्ट है ये, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये वाली रिपोर्ट अल्प पोषण वाली, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति की रिपोर्ट है ये। भारत में वेस्टिंग दर की बात अगर हम करते हैं तो 18.7 है भारत में, ये भी 2019 और 21 की रिपोर्ट है। और जो रिपोर्ट में सबसे देशों में सबसे अधिक पाई जाती है, जो भी रिपोर्ट में सभी देशों में सबसे अधिक पाई जाती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर जो है 3.1 था, जो बाल मृत्यु अनुमान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह जनवरी 2023 में जो है रिपोर्ट बताई थी या रिपोर्ट आई थी, ये चीज़ें आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसी के संबंध में आप लोगों को जो है परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाएंगे।
यहाँ देख सकते हैं रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य क्या था। संपूर्ण विश्व में बच्चों के लिए सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना और बाल अधिकारों की रक्षा करना होगा। जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं 176 देशों की सूची में भारत का जो है 113वें स्थान पर रहा है। ये तो कुछ जारी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ग्लोबल हंगर को लेकर हम बात करते हैं तो यहाँ आप इन चीज़ों में मत दर्शाइएगा। ये बेसिकली एक प्रकार से वो है जो मैंने अभी आपको एक नाम बताया था, याद होगा आप सभी लोगों को, सर्वे, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, उसके अकॉर्डिंग ये एक प्रकार से जारी रिपोर्ट बताई गई कि 176 देशों की जो सूची है भारत का 113वें स्थान पर रहा है। भारत की स्थिति में लगातार सुधार रही है, लेकिन अभी भी बालिकाओं की स्थिति में सुधार हेतु बहुत कुछ किया जाना शेष होता है या शेष है। वर्ल्ड चाइल्डहुड रिपोर्ट विभिन्न देशों के लिए बच्चों और किशोरों की बात करें 0 से लेकर 19 वर्ष की स्थिति का मूल्यांकन 8 संकेतों के आधार पर भी कर सकती है। इसी प्रकार से हैं और 8 संकेत कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर है, कुपोषण है, अशिक्षा है, बाल श्रम है, बाल विवाह है, किशोर अवस्था में बच्चों का जन्म है, बाल हत्या है, विस्थापन है, ये इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है ना। 2000 और 2019 के मध्य में भारत में अपने स्कोर अर्थात अपने प्रदर्शन में सुधार किया और इस अवधि के दौरान भारत में निर्धारित स्कोर जो है 1000 से कुल मूल्यांकन स्कोर लगभग 632 से बढ़ाकर 769 कर दिया गया है। ये सुधार का स्कोर है ना, ये सुधार का स्कोर, ये परीक्षा में नहीं आएगा, ये पुराना है डेटा है ना, ये परीक्षा में नहीं आएगा, पुराना बहुत कम पूछा जाता है आजकल है ना। वर्ष 2018 में अगर बात करें भारत की अपनी रैंकिंग की स्थिति सुधार दर्ज की बात, जो कि वो 172 देशों में जो सूची आई 116वां रैंक था, तो ये भी पहले पूछा जाता था, लेकिन अब आजकल जो 111वां स्थान पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये सब नहीं। 2000 की बात करते हैं तो इसके भी आप हटा दीजिए, ठीक है ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे सभी, ठीक है। अब बच्चों के संबंध में अगर मैं बात करूं तो एक संवैधानिक अनुच्छेद होता है ना, संवैधानिक अनुच्छेद है, ठीक है, उसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं बाल स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। जानते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो संवैधानिक प्रावधानों को रिलेट कराते हैं बच्चों के संबंध में? प्लीज जी सर। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, नोट करवा देता हूँ क्योंकि परीक्षाएं भी आपके सामने हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब बात आती है संवैधानिक प्रावधानों को लेकर, और ये बात मैं कर रहा हूँ बाल विकास के संबंध में, उसी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? जैसे आपने एक अनुच्छेद सुना होगा, आर्टिकल 15 का 3, ये याद रखिएगा। एक आर्टिकल की बात अगर हम करें तो 24 याद रखिएगा। एक आर्टिकल आप याद रखिएगा 17, एक आर्टिकल आप याद रखेंगे 39, एक आर्टिकल आप याद रखेंगे 42, एक आर्टिकल आप याद रखेंगे 45, एक आर्टिकल आप याद रखेंगे 21 का। बच्चों के संबंध में थोड़े से हैं, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। आर्टिकल अगर 15 का 3 परीक्षा में आता है तो ये आर्टिकल 15 का 3 राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। तो मैं कहूँगा कि महिला प्लस बच्चे अवश्य इस आर्टिकल में मेंशन करेंगे आप लोग, है ना, जहाँ यह व्यवस्था की गई है कि राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। आर्टिकल 24, आप सबको पता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक, 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बालक या बच्चों को कारखाना हो या खान हो या अन्य प्रकार के कोई भी जोखिम युक्त कार्य हो, उस कार्यों में नियोजित किए जाने को निषिद्ध करता है। यह आपको ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 17 आप सभी को पता होगा, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। इसके अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया और किसी भी प्रकार से इसका अभ्यास वर्जित माना जाएगा। अस्पृश्यता को, एक अस्पृश्यता
अधिनियम है सन 1955 आता है, आप उसे भी ध्यान रखेंगे। एक आर्टिकल 39 आती है, इसमें बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो इसका प्रावधान किया गया है। बच्चों का सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना किया जाए, इसकी बात किया गया है। 42 अगर हम बात करते हैं तो राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त सहायता की व्यवस्था की गई है। तो राज्य की काम अगर हम बात करें तो राज्य की या राज्य काम की, आप यहाँ पे इस तरह लिखिए कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित मतलब पॉजिटिव मनोवांछित दशाओं में निश्चित करना, और एक शब्द और आता है न्याय, काम की न्याय संगत हो गया, मनोचित हो गया, और एक आता प्रसूति सहायता। ये तीनों शब्द जो रिलेट होते हैं वो आर्टिकल 42 को रिलेट करते हैं। अनुच्छेद मैंने उसके बाद क्या बताया था 45 आप जानते हैं, इसमें कहा गया है कि 14 साल से, ध्यान सुनिएगा, 14 साल से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया था। और आर्टिकल 21 का 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, मतलब 6 से 14 के बीच में, इन सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद आपको 21 का दर्शाएगा। 21 का भी बोला जाता है, 21 का ए के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो एक आर्टिकल आप लोगों ने नाम सुना होगा। सर आर्टिकल 45 को सर मॉडिफाई किया गया ना, किया गया था सर, अनुच्छेद जब ये 45 देखिए बता रहा हूँ आप लोगों को, जो सभी बच्चों को 6 से 6 वर्षों की आयु को पूरा करने के लिए प्रारंभिक 45 में क्या कहा गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को लेकर, है ना, उसकी बाल्यावस्था की देखभाल होगी और शिक्षा का प्रावधान भी होगा, है ना, इसके बारे में जिक्र किया गया, इस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन अगर हम आपसे बात करते हैं अनुच्छेद किसकी, 21 की, अनुच्छेद 21 का बात को समझ रहे हैं आप सिराज जी? नहीं सर, जी सर, जब आर्टिकल 21 ए जब सर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर लागू नहीं था ना सर, उससे पहले ये 6 से 14 वर्ष देता था सर, बट इसको आपको भी बता तो हाँ वही चीज़ बता रहा हूँ। आपने एक संशोधन सुना होगा, मुझे उम्मीद है कि वह संशोधन था 86वां संशोधन 2002 का, 86वां संविधान संशोधन था 2002 का। तो उसमें 21 का को भारत के संविधान में जोड़ा गया था कि जो प्रावधान करता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों का मौलिक अधिकार दिया जाएगा। और आपने एक आरटीई का नाम सुना होगा जो 2009 का है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। हाँ, ये राइट टू एजुकेशन 2009। हाँ, उसी के संबंध में ये प्रक्रियाएं संचालित की गई थी। तो ये उसी को रिलेट कराता है। हालांकि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में यह आर्टिकल टोटली बेस्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इस शब्द को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें, 21 का क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसमें संशोधन के पार्ट में वही 86वां संविधान संशोधन आता है, इसलिए मैं कहूँगा कि उसे ही आप लोग ध्यान रखें। 21 का जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको 21 में। 45 में तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई चीज़ें है ही नहीं जो आपको रिलेट कराए। 45 आप इजीली आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं,
और सिंपल कहता है कि भाई सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु की पूरी कर लेता है तो प्रारंभिक अवस्था जो बाल्यावस्था होती है उसकी देखभाल वहाँ पर इजीली कर सकता है। वही 45 है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है ना, ये राज्य के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के डीपीएसपी में से एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 45 ठीक है। बिल्कुल सर, वहाँ ये सही है सर, बट ये जब 86 अमेंडमेंट हुआ ना तो सर 45 को 6 तक उसको परिभाषित करके रीडिफाइन किया गया उसी समय, और इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक इसको उसके बाद कर दिया गया सर। इससे पहले 14 वर्ष था, लेकिन 86 अमेंडमेंट के बाद सर 0 से 6 वर्ष सिर्फ आइडेंटिफाई अब करता है सिर्फ 45 सर आर्टिकल। वही मैं बताना चाह रहा था सर। नहीं वो तो 21 करता है, वो 21 करता है। नहीं सर, जीरो से जो 45 है 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों, वो तो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं सर 21 है 6 से 14 का। 6 से 14 तो मैं 6 से 14 बता रहा हूँ, तो 21 का है। मैं आपसे 6 जी आयु को बता रहा हूँ, 6 से अच्छा कम आयु का सर। हाँ सर 45 ना सर। हाँ 45 हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें ये आपको दर्शाता है ना, ये आपको उसमें दर्शाया जाता है। तो ये आपका जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, ये आपकी प्रवर्तित हुई 6 वर्ष से कम। तो ये प्रक्रिया बेसिकली प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल। अब बाल्यावस्था मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी इसी में मैंने करवाया है बाल्यावस्था की आयु वगैरह, है ना। तो आप इसी तरीके से प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने की जो उपबंध करने का प्रयास किया गया है, वो आर्टिकल आपका 45 ही है, 45 ही है, इसी चीज को दर्शाता है ना। बिल्कुल, थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद आपने एक और सुना होगा अनुच्छेद 51, सुना है? बताइए। जी सर, कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का एडमिशन करवाएं, स्कूल भेजें। अरे भाई 51 का ये आपका मैंने 51 का मैं तो 50 बोल रहा था, 51 बोल रहा था, चलो कोई बात नहीं। तो जो आपने मौलिक कर्तव्य है भारत के नागरिक, अच्छा मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं बताइए? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है भाई? कल परसों 11 सर, 11। 11। अब मौलिक कर्तव्य कुल टोटल 11 है। 11 है सर। तो मालूम होना चाहिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान की जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 42वां संविधान संशोधन? 1976 वाला, खूब पूछा था पेपर में ये। तो इसी की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों के संविधान में जोड़ा गया था। जो 4 का में भाग था, 4 का और आर्टिकल जो था 4 का था भाग, और जो आर्टिकल था वो 51 का था। इसी के तहत था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही था। अब ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो 51 का है ना, ये आपसे क्या कहता है 51 का में कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा देना। लेकिन ये प्राथमिक शिक्षा तो देंगे, लेकिन किनके ऊपर के था? ये जो बच्चे के माता पिता हैं, जो बच्चा जिनकी संरक्षक में या संरक्षण में है, यानी उनको संरक्षक कहा जाता है, उन संरक्षक के लिए ये बातें बताई गई थी कि भाई उनको शिक्षा दो, उन बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो बहुत लोग काम में यूज़ कर लेते हैं उनको ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा कि भाई उनको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। इसी के संबंध में ये चीज़ें जो है जोड़ी गई थी। मौलिक कर्तव्य है ये। कुल टोटल मूल अगर हम बात करते हैं तो वो 10 थे, अब आपके 11 हैं। तो माता पिता या अभिभावक के द्वारा जैसा भी मामला हो, 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच में अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा का मौका देना चाहिए। इसी को रिलेट कराता है आर्टिकल 51 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सर इसका ईयर क्या बताएं सर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1926 लिखे हैं सर ऊपर। नहीं 1976 है ये। 76। हाँ 1976 है।
ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों को रिलेट कराता है संवैधानिक के आधार पे। उसके बाद आपको हम बात करते हैं एक और चीज़, आप लोग नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय बाल नीति को लेकर, है ना। आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं कि राज्य को बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जैसे बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो शारीरिक रूप से विकास करना, समझिएगा केवल यही पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये परीक्षा के ऑप्शन में लिखे जाते हैं, ये सब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये 3 शब्द, है ना। इनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए जन्म के पहले या बाद और विकास की अवधि के दौरान पर्याप्त सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। इसके परिप्रेक्ष्य में तो एक नेशनल चाइल्ड पॉलिसी थी, और ये पॉलिसी आई थी सबसे पहले 1974 में, है ना। राष्ट्रीय बाल नीति की अगर हम लोग बात करते हैं तो कब आई थी? 1974, है ना। बाल सुरक्षा नीति के उद्देश्य में मतलब भाई जी सर। कि बच्चे जी सर। की हमारी जिम्मेदारी होगी सहयोग देना, उसका विकास करना, शारीरिक रूप से विकास करना, सामाजिक रूप से विकास करना, इस शब्दों को लेकर बात कर रहा था। लेकिन अब प्रथम अगर पूछता है तो आप इजीली आप बता सकते हैं कि भाई इस टाइम थे, लेकिन आजकल प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछते हैं। अब आप लोगों से पूछा जाएगा राष्ट्रीय बाल नीति, राष्ट्रीय बाल नीति, और ये जो राष्ट्रीय बाल नीति है ये 2013 की है। 26 अप्रैल 2013। हाँ, किसी बच्चे ने भी जवाब दिया भाई कि 26 अप्रैल 2013 बिल्कुल करेक्ट जवाब है ये। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि आयु के नीचे प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है। अब ये कारण ये था कि इस नीति ने कहा है एक बार कि 18 वर्ष से कम आयु का जो प्रत्येक बालक है या बच्चे हैं, उन बच्चों को यह मान्यता देता है कि देश के क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो इस नीति के ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र चुने गए, और यही 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र में से एक पूछ लेता है कि आप बताइए। नंबर 1 आपका हो जाएगा उत्तर जीविका, और नंबर 2 हो जाएगा स्वास्थ्य एवं कुपोषण, स्वास्थ्य एवं पोषण होगा, कुपोषण नहीं। नंबर 3 हो जाएगा शिक्षा और विकास, ठीक है, और नंबर 4 जो होगा संरक्षण और भागीदारी, है ना, संरक्षण और भागीदारी, ठीक है। ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्लियर है? जी सर। ये बात ध्यान की है, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली इस आपने नाम सुना है सभी लोगों ने कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से इस पर काफ़ी बल दिया गया, और कहा गया कि बच्चों के लिए पहले से ही जो कुछ किया जा रहा है उसकी प्रगति पर नज़र रखना और निगरानी करना इसकी एक अहम भूमिका होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये 4 एक अहम भूमिका है, इससे सवाल पेपर में पूछे जाते भी हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत में बाल नीति को लेकर अगर मैं आपसे जिक्र करता हूँ, एक बच्चे की नीति, 2 बच्चों की नीति, यानी कोई नीति नहीं, इस तरीके की प्रक्रिया में भी जिक्र होती है ना। जुलाई 2021 में 21 तक में भारत के पास कोई राष्ट्रीय बाल नीति नहीं है। भारत में कोई स्थानीय कानून 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर दंड लागू है, तो ये भी कोई इस प्रकार की नीति वगैरह या कानून वगैरह नहीं है, है ना।
भारत में स्थानीय दो बाल कानूनों को अनावश्यक होना या महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने या मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए आलोचना भी की गई है। उनकी आलोचनाएं, इन सभी पर आलोचनाएं हैं। इन सभी पर अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार से आलोचनाओं के बारे में जिक्र किया, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके के बारे में जिक्र किया गया। जुलाई 2021 तक भारत के पास कोई राष्ट्रीय बाल नीति नहीं है। तो कहने का परिप्रेक्ष्य ये था कि चीन में एक 1979 में एक बच्चे की नीति लागू होने के लिए जाना जाता था। तो उस नीति में जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास किया गया था एक प्रकार से, है ना। तो इस भाव में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। बाकी भारत में बाल नीति तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो केवल 2013 में जो आएगा वो 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को लेकर रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में आपको, ठीक है। बताइए, एक बार कंफर्म करिए, एक बार प्लीज एक बार कंफर्म करो, क्या ये बात कर जी चलो फिर ठीक है। सर आपने जैसे बताया कि 2021 तक राष्ट्रीय बाल नीति कोई नहीं आई थी बच्चों के लिए, तो वो जो 1974 में जो राष्ट्रीय बाल नीति आई थी वो, अरे मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं, आपने समझे नहीं बात को। हेलो, मैंने कहा कि मेरी आवाज़ जा रही है, एक बार क्लियर करिए, बताइए। हाँ हाँ सर जा रही है। अच्छा बताइए, ये कहा गया है क्या? चीन में तो एक राष्ट्रीय बाल नीति थी और वो कहा गया था चीन में कि एक परिवार में केवल एक बच्चा होना चाहिए, ये था। क्या भारत में ऐसा कोई नीति बनाया गया, कानून बनाया गया कि भारत में भी एक बच्चा होना चाहिए? अभी तक 2024 चल रहा है, नहीं सर, नहीं, तो फिर नहीं है कानून। बस इस नहीं परिप्रेक्ष्य सर। में बोला, मैंने तो शुरुआत में बोल दिया आपको कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। ओके बाकी तो ओके 1974 ओके सर, ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों के शोषण और उपेक्षा की रोकथाम और प्रतिक्रिया के माध्यम से सभी बच्चों हेतु संरक्षित और अनुकूलन माहौल प्रदान करेगा। ये बेसिकली जो है बाल सुरक्षा नीति या राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। ये आप तो बाल हेलो ये जरूरी नहीं है कि केवल आपसे फैक्ट ही पूछा जाए, आपसे फैक्ट के साथ अप्लाइड भी बनाया जा सकता है। केवल एक लाइन में कई सवाल बन सकते हैं इससे, है ना। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हो। सर ये वाला राष्ट्रीय बाल नीति 26 अप्रैल सन 2013 वाला जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ये वाला दोबारा से समझा दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय बाल नीति बेसिकली केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति थी एक, जो राष्ट्रीय बाल नीति 2012 में लाया, है ना। लेकिन यह जो है पूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं जो है लागू हुई तो वो 23 अप्रैल 2013 को। और स्वीकार कब किया? सब 26 अप्रैल 26 अप्रैल बोला था। 26 अप्रैल 2013 जो स्वीकार किया गया। 18 अप्रैल स्वीकार पहले किया गया, बाद में लागू हुआ। 18 अप्रैल 2013 को इसे स्वीकार किया गया। इसमें कहा गया था, इस नीति में 3 डेट याद हो गई आपकी। एक तो भाई 2012 में ये बेसिकली केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति से आया 2012 में, 18 अप्रैल को स्वीकार किया गया, 23 अप्रैल 2013 को एक प्रकार से इसे मान्यता मिल गई, इसे लागू कर दिया गया। इसमें कहा गया कि 18 साल से कम आयु के जो देश के बालक हैं उन सभी लोगों को बच्चों के रूप में मान्यता मिलेगी। जो 18 साल से नीचे रहेंगे उन्हीं को मान्यता देगी ये नेशनल जो है नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। ये बात है इसके अंतर्गत। ओके ठीक है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर बात किया जाए, देखा जाए, जीने का अधिकार पर बात किया जाए, उत्तर जीविका का विकास हो सके, शिक्षा, सुरक्षा, भागीदारी, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान अधिकार प्रोवाइड किया जा सके, है ना। समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार है, ये सब बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात हो सके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो सके, जबरन बंधुआ मजदूरी में रखने के विरुद्ध जो है सुरक्षा का अधिकार हो सके। आर्टिकल 23 है वो भी रिलेट करता है बच्चों के संबंध में। तो ये चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
लागू का डेट क्या बताया सर, 23 अप्रैल या 26 अप्रैल सर? 26 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो है बाल दिवस कब मनाया जाता है, फिर मैं वर्ष पर बात करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? सर 14 नवंबर। देखिए प्रत्येक वर्ष 1 जून को, है ना, अगर हम बात करते हैं ये बाल सुरक्षा को रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे आप कह सकते हो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। और यह दिवस सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जो 1950 से मनाया जा रहा है। तो 1 जून आप लगाइए अंतर्राष्ट्रीय बाल, ठीक है, रक्षा दिवस 1 जून बताइए आप लोग, यह आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, ठीक है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1950 से। अच्छा, वर्ष की जब बात होती है, मैं चाहूँगा कि आप इसे भी ध्यान में रखें सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस विश्व के बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता और कल्याण को लेकर है ना। तो उस दिवस की प्रक्रिया में जब जागरूकता और कल्याण की बात होती है, जागरूकता व कल्याण की बात होती है, तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया शुरू किया गया? 1954 से, 1954 से। तो कहीं कहीं इसे भी क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस बोला जाता है। और ये तो रक्षा दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, और ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है 1954 से। इसी तिथि को सन 1989 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा, है ना, बाल अधिकारों के लिए एक अभिसमयन बनाया गया था। अभिसमयन बनाया मतलब एक प्रकार से कार्यक्रम वगैरह थी जो इन चीज़ों को रिलेट करता था, या एक प्रकार से उसे कह लीजिए प्रस्तुत करता था, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। यूनेस्को ने कब घोषित किया? ये तो यूएसए की बात थी। यूनेस्को ने सन 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया। किसने? यूनेस्को ने। कब? 1979। ध्यान रखिए दोनों बातें, यूएस के परिप्रेक्ष्य में भी और यूनेस्को के परिप्रेक्ष्य में भी, दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं परीक्षा में, है ना, याद रखिएगा। और आपको बता दें कि कुपोषण और शिक्षा तक पहुंच है जो, उसकी कमियों को दूर करना है, उसकी कमियों को दूर करना, इसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो है क्रियाएं संचालित होती हैं, ठीक है। 14 नवंबर को आपने नाम सुना भी होगा, आप भलीभांति तरीके से जानते भी हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, यही ना? जी सर। राष्ट्रीय, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस समय पे 1989 में बेसिकली क्या था कि यहाँ पे बेसिकली बच्चों को एक विशेष संरक्षित या समान रूप से बढ़ने, सीखने, खेलने और सर्वांगीण विकास के वातावरण को तैयार करना होगा। और ये भी कहा गया था 18 साल से कम उम्र के जो प्रत्येक बच्चे होंगे उन्हीं को यहाँ पर मान्यता दी जाएगी, इसी की जिक्र किया गया था इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इन तथ्यों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहेंगे बच्चों के संबंध में। क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिएगा आप सभी लोग। जी यस सर। क्योंकि मैंने केवल पॉइंट लिखा हूँ इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। अब ये समय यही है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी यूजीसी के लिए तो ये डीप में है, ऐसा नहीं कि डीप में नहीं, यूजीसी के बच्चों के लिए ये डीप में टॉपिक है, क्योंकि बच्चों से ही संबंधित सारी बातें बता रहा हूँ मैं आपको।
बच्चों के संबंध में ही अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक्ट हैं, जैसे एक बाल अधिनियम है। बाल अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था 1933 में बाल अधिनियम। एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, मजदूरी अधिनियम है या एक्ट है, 1948 में आया था। एक खान एक्ट है, 1952 है। एक बाल श्रम एक्ट है, 1986 है ना। ये कुछ एक्ट हैं। इन एक्ट को भी हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ बाल अधिनियम 1933, तो इस अधिनियम के अंतर्गत, किस बाल अधिनियम 1933 के अंतर्गत, उसमें अगर हम जिक्र करते हैं आप लोगों से, तो बाल श्रमिकों को बंधक बनाने वाले के विरुद्ध जो है 50 रुपये एवं दलाल एवं नियोक्ता के विरुद्ध 200 रुपये का जुर्माना का प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में बात करता था। हालांकि इस अधिनियम में, इस एक्ट में कई चीज़ें जो है जिक्र किए गई है बच्चों के लेकर। बच्चे श्रम की प्रतिज्ञा एक्ट के नाम से जाना जाता है। शाही श्रम आयोग अमृतसर हो गया, अहमदाबाद हो गया, मद्रास हो गया, जैसे व्यापक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में ना बाल श्रम की गिरवी रखने की प्रथा को प्रमाण मिले, यानी लिखित या मौखिक समझौते पर माता पिता हो या पेरेंट्स हो, उनके द्वारा एक एडवांस राशि लेना, एक प्रकार से आप जुर्माने वाले परिप्रेक्ष्य में उन पर कड़ी से कड़ी जो है कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य में बात करता है ये एक्ट बाल श्रम। तो बच्चों को बेसिकली रक्षा दे रहा है यहाँ पे एक प्रकार से। और इसी एक्ट में बच्चा का मतलब भी बताया गया कि जो 15 साल से कम आयु के हैं उनको बच्चा कहा जाएगा। जो व्यक्ति या जो लोग 15 वर्ष से कम होंगे उन्हें बच्चा कहा जाएगा, ऐसा शब्द। बाकी कारखाना एक्ट वगैरह में सुनेंगे तो अलग अलग तरीके से बालक, वयस्क, अवयस्क ऐसे शब्द मिलते हैं। इस एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। अभिभावक शब्द बताया गया यहाँ पे कि बच्चे की कानूनी अभिरक्षा के लिए है, अभिभावक शब्द है ये। तो इसके संबंध में ये बात करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1948 का आया। 1948 में आप ये कहिएगा कि न्यूनतम मजदूरी तय की गई कि भाई साथ ही 14 साल के कम आयु के जो बच्चे होंगे उसके संदर्भ में 4.5 घंटे को सामान्य कार्य दिवस माना जाएगा। तो 4.5 आवर कर लीजिए आप, घंटे का कार्य माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अकॉर्डिंग ये बात कही गई। उसके बाद आप देखिए खान एक्ट में, आपको मालूम है, ये जानते हैं आप सभी लोग, ये तो संशोधन का पार्ट है। 1983 में किया गया कि भाई 18 साल से कम उम्र के नीचे के अगर बच्चों को ये अनुमति ही नहीं देता है ना कि भाई कोई जोखिम वाला कार्य हो और उसको करने के लिए, तो ये संशोधन हुआ था 1983 में, वहाँ पर बोला गया था ये 1983 में जब संशोधन हुआ था। उसके बाद बाल श्रम एक एक्ट है 1986 का है। इसमें बेसिकली ना कुछ खतरनाक उद्योग हैं, कुल टोटल 25 खतरनाक उद्योग उसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है। उन कार्यों को जो लिखा हुआ है, जो कार्य, उस पर रोकथाम लगाता है, मतलब रोकने का प्रयास करता है। अगर आप उन 25 कार्यों की अगर आपने अवहेलना की है तो आपको 3 से 12 माह की कैद भी हो सकता है, 10 से 20 हज़ार रुपये तक का जुर्माना का भी प्रावधान हो सकता है। तो 25 कार्य बाल श्रम एक्ट में ही दिए गए हैं। अब ये नहीं पूछता पेपर में कि भाई 25 कार्य में से ये कार्य है कि नहीं है। बच्चों के संबंध में ये बेसिकली क्या था, बाल श्रम के संबंध में एक अधिनियम थे, जो मैंने इन अधिनियमों पर आप लोगों से जिक्र किया है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। बाकी बच्चों के संबंध में ये टॉपिक आपकी फिनिश हो गई है। 10 मिनट की क्लास है आपकी भारत में बाल स्वास्थ्य को लेकर। इस पर जो है मैं आगे वाली क्लास में बात करूँगा, केवल 10 मिनट की क्लास है ये, ठीक है, डेटा के संबंध में। अगली बार फिर जो कल क्लास होगी फिर हम उससे आगे बात करेंगे। सर 8:30 बजे वाली नहीं होगी अभी क्लास? होगी।